अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी बरकी सुकूनियात के लिए कूलम का कानून। ओके, अब कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, ये सब देखने से पहले हम एक बहुत ही क्लासिक एक लॉ जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सवाल ये होता है कि ये हम लॉ पहले क्यों शुरू कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा है बिल्कुल वैसा ही कूलम्स लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में है और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में है। ओके, लेकिन दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए पहले हम इसके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे और फिर बाद में इसको कंपेयर करेंगे हम लोग कूलम्स, यानी इसको बेस बनाकर या इसके साथ हम कंपैरिजन करके लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन का ये कहना था कि अगर हम दो अलग अलग बॉडीज़ लेते हैं, मान लो कि हमने एक बॉडी लिए ए और एक दूसरी बॉडी ले लिए बी, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो फासला है वो आर है मान लो, और इनके कुछ मासेस ले लेते हैं, मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। तो अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन इन दोनों बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो जाएगी और ये फोर्स जो डेवलप होंगी तो ये ओनली ड्यू टू मासेस होगी, यानी इन मासेस की वजह से इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बनने वाली है। उसको हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए F से डिनोट कर देते हैं। तो न्यूटन का कहना ये था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 एज वेल एज मास m2, यानी वो मास m1 पर भी डिपेंड होगी और मास m2 पर भी डिपेंड होगी, इसलिए यहाँ पर हम उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। ओके, प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, इसलिए दोनों मासेस के बीच में प्रोडक्ट ले लिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज। ओके, यानी न्यूटन का ये जो कानून है इसके कहने के मुताबिक जो शकली कुव्वत है वो दोनों जिस्मों की कमियतों के हासिल ज़रब के साथ रास तनासुब में है। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट है और वो दूसरा पॉइंट ये था कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे आप ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ में ये फोर्स कम होती जाएगी। इन्वर्स वाला रिलेशन है, यानी फासले का अगर आप मुरब्बा लेंगे और फासले का ये जो स्क्वायर है तो जैसे जैसे ये फासले का स्क्वायर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स डाउन होती जाएगी। मतलब जब ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यानी इनका सेपरेशन बढ़ेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। ओके, अब अगर हम इन दोनों बातों को मिक्स करते हैं तो इनको मिक्स करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और फिर ये साइन अगर हटा लेते हैं तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू ए कांस्टेंट G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप याद रखिए ये जो कैपिटल G जो मैंने इस्तेमाल किया हूँ इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यानी एक्चुअली ये जो कांस्टेंट G है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कांस्टेंट, यानी कोई ये सीधा सादा कोई मतलब आम फहम किस्म का मुस्तकिल नहीं है, बल्कि ये एक आलमी मुस्तकिल है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, और ये जो फार्मूला है यहाँ पर अभी लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस फार्मूले को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर G जो है कैपिटल G वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आप याद रखिए, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और अगर हम उसकी SI यूनिट अगर बनाते हैं तो आप देखो ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, m1 m2 नीचे जाएगा, इसका मतलब न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर और ये किलोग्राम नीचे, इसका मतलब इसकी SI यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। ओके, ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि एक क्लासिक लॉ है, यानी क्लासिकल फिजिक्स जो है उस फिजिक्स का यूँ समझ लो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ ये था। ओके, अब हम लोग
उस टॉपिक पर आते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, और वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन आप लोग अपने दिमाग में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रखिए ताकि आप कंपेयर कर सकें दोनों को। ओके, तो अभी हमको अब देखना है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये लॉ क्या है? तो आप देखिए, इसके अंदर हम यहाँ पर दो अलग अलग बॉडीज़ लेंगे। मान लो एक बॉडी ए है, इसके सेंटर से एक आर दूरी के ऊपर एक दूसरी बॉडी बी है। ओके, और अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों बॉडीज़ को हम चार्ज कर देंगे। मान लो कि हमने इसको प्लस माइनस Q1 से चार्ज किया और इसको हमने प्लस माइनस Q2 से चार्ज किया। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर जब आप इन दोनों बॉडीज़ को चार्ज कर देते हैं तो इन चार्जेस की वजह से इन दोनों बॉडीज़ के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है या रिपल्सिव फोर्स डेवलप होती है। ओके, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। अभी कुछ देर पहले हमने जब ग्रेविटेशनल फोर्स देखे थे तो उसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स थी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ओके, मैं यहाँ पर उस फोर्स को F डिनोट कर देता हूँ, यानी इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो गई जिसका नाम F है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। ओके, सवाल ये आएगा कि वो अट्रैक्टिव कब होगी? तो बहुत सिंपल है, अगर मान लो इधर वाला जो चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव है और इधर वाला चार्ज निगेटिव है, तो फिर वो अट्रैक्टिव होगी। अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो भी वो अट्रैक्टिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगी। अगर ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो भी रिपल्सिव होगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे, आप देखिए ये दो पॉसिबिलिटीज़ को आप देखो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम है तो वो रिपल्सिव है, और ये दोनों चार्जेस अपोजिट है तो अट्रैक्टिव है। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज़ ऑलवेज रिपल्सिव इफ द टू चार्जेस आर सिमिलर। ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव if the two charges are similar, and if the two charges are different मीन्स एक अगर पॉजिटिव है और एक अगर निगेटिव है तो फिर वो अट्रैक्टिव फोर्स होंगी। ओके, तो चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर दो अलग अलग हमने चार्ज बॉडीज़ ले लिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिए आप कि ये जो बॉडीज़ हैं, इन बॉडीज़ के बारे में हम यहाँ पर एक अजम्पशन ये करेंगे कि ये दोनों जो चार्जेस हैं ये एक्चुअली पॉइंट चार्जेस हैं। मतलब हम यहाँ पर ये नहीं मान के चल रहे कि ये बॉडीज़ बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हम नहीं लेंगे, बल्कि हम ये इमेजिन करेंगे कि ये जो बॉडीज़ हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, इतने छोटे हैं कि हम उनको पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ का ये कहना था, कूलम्स लॉ के अंदर पहली जो बात है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी एज वेल एज चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी, मतलब दोनों के बीच में प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है लॉ ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब दो अगर अलग अलग चार्ज बॉडीज हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों बरकी बारों के हासिल ज़रब के साथ। ओके, और सेकंड पॉइंट बिल्कुल कॉमन था जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी था, वो आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब फासले के मुरब्बे के साथ वो जो कुव्वत है वो माकूस तनासुब में होगी। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज। ओके, अब आप देखिए कि ये जो दो पॉइंट्स है ये बिल्कुल सिमिलर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। वहां पर हमने बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वन बॉडी इनटू मास ऑफ सेकंड बॉडी। यहां पर मासेस हट गए, उनकी जगह पर चार्जेस आ गए। ओके, मतलब दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है और ये वाला पॉइंट तो कॉमन ही है दोनों में। ठीक है, अब ये दो बातों को यानी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आ गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आ गया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लो तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट K Q1 इंटू Q2/r²। ओके, ये जो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है इसको हम कहेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, कैसे आया वो मैं आपको अभी बता दिया हूँ, यानी उसका स्टेटमेंट पर से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 इंटू Q2/r²।
आर स्क्वायर। ओके, ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये उसका मतलब उस लॉ का स्केलर फॉर्मूला है। वेक्टर फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। आइए पहले हम यहाँ पर इस के के बारे में बात कर लेते हैं। आप याद रखो यहाँ पर ये जो के है इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी ये कोई आलम ही मुस्तकिल नहीं है। जैसे इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो जी आया था कैपिटल जी, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। ओके, लेकिन ये जो के है इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सिर्फ एक जनरल कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट के अंदर एक और मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली ये डिपेंड करता है इस मीडियम पर, यानी ये दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, जिस मीडियम के अंदर ये दोनों बॉडीज़ को, चार्ज बॉडीज़ को लाके रखे, उस मीडियम के ऊपर ये के डिपेंड करेगा। और क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब जैसे जैसे ये मीडियम बदलता है वैसे वैसे के की वैल्यू बदलेगी, और जब इसकी वैल्यू मीडियम के साथ बदलेगी इसलिए वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं हो सकता। याद रखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर इस मीडियम के बारे में बात ही नहीं थी, यानी बीच में दोनों बॉडीज के बीच में मीडियम कौन सा होगा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब ये जो कैपिटल जी की जो वैल्यू हमने देखे थे अभी कुछ देर पहले 6.67 10⁻11 SI यूनिट। ओके, तो ये वैल्यू जो है ये इंडिपेंडेंट है मीडियम से। बीच में अगर वैक्यूम है तो भी ये वैल्यू इतनी रहेगी, अगर दोनों बॉडीज के बीच में एयर है तो भी ये वैल्यू इतनी रहेगी, दोनों बॉडीज के बीच में अगर वाटर है तो भी ये वैल्यूज इतनी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन के का मामला ऐसा नहीं है, के डिपेंड्स ऑन मीडियम, वो मीडियम के साथ बदल जाएगा, बदलते रहेगा। ओके, ये है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब यहाँ पर अब हम ये जो फॉर्मूला हमारे सामने अभी दिख रहा है, तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी अब हमको ये देखना है कि क्या हम इस स्केलर फॉर्मूले को वेक्टर में अगर कन्वर्ट करें तो ये कैसा बनेगा। ओके, तो आइए हम इसको थोड़ा सा पहले और डिटेल्स में थोड़ा इसको देख लेते हैं। आप इसको एक बार फिर से इस तरह से इमेजिन करो कि मान लो ये पहला चार्ज बॉडी है, इसका नाम है Q1, और अब मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट समझाने के लिए। ओके, मान लो कि ये ए है और इसके सेंटर से यहाँ पर दूसरा बॉडी बी है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q2, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है मान लो कि वो R है। अब आप एक चीज़ देखो, क्योंकि ये दोनों चार्जेस मैंने पॉजिटिव लिया हूँ, इसका मतलब अब गारंटी के साथ में इन दोनों बॉडीज़ में एक दूसरे के लिए रिपल्शन आ जाएगा। मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स जो डेवलप होंगी वो रिपल्सिव फोर्स होंगी। अगर वो रिपल्सिव फोर्स होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी की वजह से या इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी वो अलोंग दिस लाइन ये डायरेक्शन में जाएगी, इधर। ओके, आप एक बार फिर से देखो, वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज बाय दिस चार्ज, यानी इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो उधर लेकर जाएगी उसको, तो हम इस फोर्स को F से डिनोट कर देंगे। और वैसे ही इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो उसको इधर रिपेल करेगी, मतलब इधर वाली ये फोर्स इधर जाएगी, तो मैं इसको भी F से डिनोट कर देता हूँ। ओके, अब डेफिनेट बात है कि ये दोनों F सेम होंगे, यानी इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम होगी। वैसे तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों की सेम रहेगी। ओके, अब इनको कुछ नाम देना चाहिए। ओके, नाम अगर हमको देना है तो देखो हम किस तरह से इनको नाम देंगे। जैसे अगर ये वाली फोर्स की अगर हमको बात करना है तो ये वाली वो जो फोर्स है, ये फोर्स बॉडी नंबर 2 पर एक्ट हो रही है ड्यू टू बॉडी नंबर सेकंड चार्ज पर एक्ट कर रही है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, सेकंड यानी Q2 के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स है Q1 के जरिए, तो इसलिए हम इसका नाम रख देंगे Q21 और इसको हम बार से डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 2 बाय चार्ज 1। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 बाय चार्ज 2, तो एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 बाय चार्ज 2 यानी फोर्स 1 2, इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। ओके, यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखिए कि F12 ये जो फोर्स है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू फोर्स 21
ओके, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट फोर्सेस होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात है कि अगर फोर्स 1-2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो वो फोर्स 2-1 के मैग्नीट्यूड से एग्जैक्टली इक्वल आएगा। मतलब ये दोनों जो फोर्सेस हैं दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। ओके, ये हो गई यानी वेक्टोरियली अगर हम इनकी बात करें तो ये फोर्सेस की इस तरह से डायरेक्शन आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको हाँ एक और चीज़ याद रखो, अगर ये दोनों चार्जेस हम निगेटिव ले लेते हैं तो भी ये डायरेक्शंस ऐसी ही आएगी, क्योंकि निगेटिव चार्जेस लेने की वजह से क्या होगा, फिर से उनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगी वो रिपल्सिव आएगी। तो उस सूरत में भी ये फोर्स, ये वाली फोर्स ने इधर जाना है, ये फोर्स ने इधर जाना है। ओके, अब हम यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि मान लो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी। इसका मतलब ये फोर्स इधर जाएगी और ये वाली फोर्स इधर जाएगी। ओके, इस तरीके से उनका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स हम ऐसे बताएंगे। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक इतनी जो बात है वो समझ में आई होगी। अब सवाल ये आएगा कि अब हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे पहले कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ F12 बार इज इक्वल टू, मतलब ये वाले फोर्स की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा कांस्टेंट K। ओके, और कांस्टेंट K लेने के बाद पहला चार्ज आ जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ओके, अब सवाल ये आएगा कि अगर मैं इसको वेक्टर के तौर पे ले रहा हूँ तो फिर मुझे इसको भी वेक्टर के तौर पे लेना पड़ेगा, और अगर इसको वेक्टर के तौर पे लेना है तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी स्केलर है, और इसको अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो मुझे यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो यूनिट वेक्टर होगा आर कैप। ओके, व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आर, यानी ये जो आर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इसको हम लोग एक वेक्टर के तौर पे लेंगे और इसका यूनिट वेक्टर हम उसको आर कैप बोलेंगे। ओके, अब यहाँ एक और बात है, आप एक चीज़ देखिए कि आर जो है अगर हम उनको ये 1 और 2 के लिहाज से अगर बात करें, ये फोर्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो इस आर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी फ्रॉम 2 to 1 ऐसे, इसलिए मुझे उसको बोलना पड़ेगा R21। और अगर मैं ये वाली फोर्स की बात करता हूँ तो फिर उसकी डायरेक्शन मुझे ऐसी लेना पड़ेगा, मतलब उस सूरत में उसकी वैल्यू आ जाएगी R12। ओके, एक बार फिर से आप देखो, F12 अगर मैं लेता हूँ, 1-2 का मतलब रहेगा फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज एक्टिंग ऑन द, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। तो ऐसी सूरत में मुझे डिस्टेंस जो लेना पड़ेगा वो इसके अपोजिट लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस लेना पड़ेगा R21। तो इस तरीके से ये जो आर कैप है ये हो जाएगा R21 इस तरह से। और अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो, इस यूनिट वेक्टर को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं जनरल वेक्टर में। कैसे करते हैं उसको आपको मैं जस्ट एक बार यहाँ समझा देता हूँ। आप देखो, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर ए बार है, मान लो ए बार कोई भी एक वेक्टर है और आप उसको डिवाइड कर रहे हो उसी के मैग्नीट्यूड से, तो ये जो नंबर आपको मिलेगा, ये जो वेक्टर आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको यूनिट वेक्टर अलोंग ए। यानी इस ए बार वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस तरह से होगा, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होगी। यहाँ पर अगर मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर अगर मुझे इस R21 की वैल्यू अगर लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस R21 को इस यूनिट वेक्टर को मैं कन्वर्ट करूँगा R21 बार वेक्टर में। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ K Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड R21 वेक्टर। यानी R21 वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो कुछ भी मैंने अभी लिखा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है। आप याद रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर जो है ये हमेशा R21 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर इस जगह पर ये जो मॉड है इसको मैं हटा सकता हूँ, और अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये बन जाएगा R21 मतलब मैग्नीट्यूड के रूप में R21 मैं उसको लिखूंगा। ओके, अब ये R21 का स्क्वायर है और ये R21 है, इसका मतलब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला मिलेगा F12 का, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द
फर्स्ट चार्ज बाय द सेकंड चार्ज इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर R21 का स्क्वायर है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, और इस जगह पर मुझे वेक्टर लेना पड़ेगा R21 बार। ओके, आप याद रखो ये जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं वेक्टर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये उसका वेक्टर फॉर्म है। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि ये फॉर्मूला मैंने फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज बाय द सेकंड चार्ज इस तरह से लिया हूँ। अगर मुझे इसको उल्टा करना है तो फिर ये सफिक्स पूरे उल्टे हो जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर मान लो इस तरह से लेता हूँ F21, इसका मतलब होगा फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। अगर ऐसा लेते हैं तो यहाँ पर मुझे ये वेक्टर उल्टा लेना पड़ेगा, यानी इस जगह पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा इतना। अब यहाँ पर मैं एक जनरल फॉर्मेट आपके सामने कर देता हूँ। अगर आप ये 1-2 और 2-1 से अगर कन्फ्यूजन में आ रहे हैं, ओके, तो मैं इसको एक जनरलाइज तरीके से आपको इस तरीके से बता सकता हूँ। आप देखो कि स्केलर फॉर्मूला हमारा इस तरह से है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लेना है तो मैं वेक्टर फॉर्म में सिर्फ इस तरह से कर दूंगा, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R बार। ये R बार वेक्टर इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मतलब यहां पर एक खास बात ये रहेगी कि ये वाली जो फोर्स रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ R बार। ओके, ये इसका मतलब ये इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्मूला होगा। ओके, अब आप यहाँ पर ये तमाम चीज़ें होने के बाद अब हम यहाँ पर जस्ट कंपेयर करना है हम लोगों को कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दो लोगों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, या इन दोनों को पहले हम चलो ठीक है, पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेंगे और फिर दोनों की डिफरेंसेस की बात करेंगे, और फिर आखिरी में हम उन दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे। अगर मैं दोनों को मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों को अगर कंपेयर करूं तो देखिए सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट जो मुझे दोनों को मिलेगा, दोनों लॉज में मिलेगा, वो ये है कि ये दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इनवर्स स्क्वायर लॉज का मतलब होता है वो लॉज जिसमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो। अगर किसी लॉ में, अगर किसी कानून में आपको ये चीज नजर आती है तो उस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। और यहां पर आप देखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर भी ये बात थी और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये बात थी। इसका मतलब ये दोनों जो लॉज हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं। तो ये दोनों में एक कॉमन बात हो गई, यानी सिमिलैरिटी ये दोनों के अंदर ये इस तरह से है। ओके, यहां पर अब मैं दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर लेता हूं। तो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करता हूं तो वो डिफरेंसेस की बात ये है कि ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स के लिए है। ओके, वो हमेशा अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दोनों के लिए है। मतलब वहां पर जो फोर्स होगी वो दोनों के लिए होगी। ओके, ये भी एक दोनों के बीच में डिफरेंस है। और एक डिफरेंस जो और भी है वो ये है कि ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था वो यूनिवर्सल था, यानी कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो यूनिवर्सल था क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं था। यहां पर जो K कांस्टेंट हमने लिया है वो K कांस्टेंट जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए वो यूनिवर्सल नहीं है। इट चेंजेस विथ मीडियम, मतलब जैसे जैसे आप मीडियम बदलोगे वैसे वैसे K की वैल्यू बदलती जाएगी। ओके, ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दोनों के बीच को मतलब दोनों के बीच के हमने सिमिलैरिटीज देखे और दोनों के बीच के डिफरेंसेस देखे। अब मुझे देखना है कि इन दोनों की वैल्यूज में मतलब कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा हम एक कंपैरिजन के लिए हम दो दुनिया के बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन और उससे कुछ दूरी के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है और वो भी इलेक्ट्रॉन।
ओके, मतलब हमको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। सपोज करो दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो अब सवाल ये आएगा कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास मासेस हैं और दोनों के पास चार्जेस हैं, इसलिए दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी आना चाहिए। रिपल्सिव क्यों? क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, यानी पहला बॉडी भी इलेक्ट्रॉन है और दूसरी बॉडी भी इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी सूरत में इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी और दोनों का कंपैरिजन क्या होगा। ओके, अगर हम ये करते हैं तो देखिए किस तरह से हम इसको मालूम करेंगे। सबसे पहले आप याद रखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इस साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, फॉर्मूले के हिसाब से वो है K Q1 का मतलब है E, Q2 का मतलब E अपॉन r²। और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अगर एक काम करते हैं, इसको सफिक्स में E लगाते थे और यहाँ सफिक्स में G लगाते हैं। G फॉर ग्रेविटी और E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हो जाएगा कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 मतलब M इंटू M अपॉन r²। ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक काम करेंगे, FE डिवाइडेड बाय FG, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। देखो क्या हो सकता है। FE का ये फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब K E² अपॉन r², और ये आ जाएगा G M² अपॉन r²। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये अपॉन में r² है, ये अपॉन में r² है, दोनों कट गए। और अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो जो चीज़ हमको मिली वो है K E² अपॉन G M²। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इनमें ये वैल्यूज़ जो है वो ला के रख देते हैं। ठीक है, चलो मैं पहले इन वैल्यूज़ को यहाँ से, पहले ये चीज़ों को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। अब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू K। आप याद रखो K जो है वो एक कांस्टेंट है, और अगर हम वैक्यूम लेते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर हम वैक्यूम इमेजिन करते हैं, तो K की जो वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये उसकी वैल्यू याद रखो SI यूनिट में। ओके, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कैपिटल G है और उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है, मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। ओके, देखो सारी वैल्यूज़ हमने उसमें पुट कर दिए। दोनों के बीच का जो सेपरेशन R था वो कैंसिल हो चुका था। चलो अब तमाम 10 के पावर को अलग कर देते हैं और नंबरों को अलग कर लेते हैं। यह आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, क्योंकि 1.6 का स्क्वायर है, इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, मतलब -38 अपॉन 19 का स्क्वायर, मतलब 19 इंटू 19 प्लस 19 हो जाएगा वो, तो 19 टाइम्स 2 मतलब 38 -38। चलो ना, अपॉन में नीचे आ जाएगा 6.67 इंटू 9.1 स्क्वायर में है तो 9.1 दो बार, 10 का पावर -11 इंटू 10 का पावर -31 का जब स्क्वायर करोगे हो जाएगा -62। ओके, चलो अब हम लोग इसको इन नंबरों को और एक बार देख लेते हैं। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 है और प्लस में 9 है, तो जाहिर है इन दोनों का आंसर आ जाएगा -29 डिवाइडेड बाय, नीचे है 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻, ये -62 और ये -11, ये हो जाएगा -73। अब -73 को आप ऊपर शिफ्ट कर दो। आप ऐसा इमेजिन करो कि 1.6 इंटू 1.6 ऑर्डर में काफ़ी छोटा नंबर आएगा, तो ये 9, तो ऑलमोस्ट इनका आंसर 10 के करीब आना है। ओके, इसका मतलब अगर मैं इन सबको गायब करके 1 ले लेता हूँ तो 1 इंटू 10⁻1 और वो इसमें से ले लेते हैं तो -28 डिवाइडेड बाय, रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन लोग इसमें। ओके, इसको 10 ले लो, इसको 10 ले लो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये,
तो नियर अबाउट ये 10 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब नीचे वाले नंबरों को अगर अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं तो ये आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 2, वो 2 इसमें से कम कर लेंगे तो 71। ओके, और अब ये नंबर को ऊपर शिफ्ट कर लो। वैसे 6.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये नियर अबाउट 70 आ सकता है। ठीक है, 70 के करीब आ जाएगा ऑर्डर में। और अब आप एक काम करो, ये -70 को ऊपर शिफ्ट कर लो। तो जैसे आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे, ये सब अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -70 ऊपर आकर +70 हो जाएगा तो 70 माइनस 38 और अपॉन में 1। इसका मतलब 10 टू द पावर, दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा 42। तो अब आप एक चीज़ देखो कि द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू इतनी आ गई 10 का पावर 42। मतलब ये 10 का पावर, ये एफ जी को उधर अगर मैं शिफ्ट करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 10 टू द पावर 42 टाइम्स एफ जी। क्या चीज़ हमको मिली? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पर मिल रही है, और वो चीज़ ये है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 42 टाइम्स बड़ी है। ओके, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आप याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स कहा जाता। वीकेस्ट फोर्स यानी इस कायनात की वो सबसे कमज़ोर तरीन कुव्वत है। ओके, और कमज़ोर तरीन कुव्वत क्यों है तो आप लोगों को ये कंपैरिजन से समझ में आ गया होगा। 10 का पावर 42 ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो 10 टू द पावर 42 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी निग्लिजिबल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो कंपैरिजन है वो पूरी तरह से जो है वो समझ में आया होगा। और अब यहाँ पर जो है क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फिर कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों को बहुत डिटेल में जो है कंपेयर कर लिया है और पूरा तरह से दोनों लॉज डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहाँ रोक देते हैं। लेकिन हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको हम दोबारा से, मतलब अगले लेक्चर के अंदर हम वहीं से और दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो मेन फोकस जो है वो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर होगा। और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर अगर हमको उसको करना है तो उसको दोबारा से हम और डिटेल में स्टार्ट करेंगे और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स से भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही। कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।